Good morning, students. How are you? I think all you are fine. In this chapter, uh, second chapter of era of one party dominance, we discuss the summary of chapter and the main point of this chapter and new terms of this chapter. And today we discuss the long type of question answers that every time in a boards are repeated. So first question is, describe the steps taken for conducting first general election in India. To what extent these elections were successful. ठीक है. सो क्या है बेटा कि किस तरह से फर्स्ट जनरल इलेक्शंस कराए गए और इन इलेक्शंस को सक्सेसफुल कराने के लिए, सक्सेस बनाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स करने पड़े, कैसे हमने उन्हें सक्सेस बनाया. तो इसमें आपको हम बताते हैं कि इंडिया was going through highly unstable circumstances at the time of independence. On one hand, there was a partition tragedy, and on the other, there was a problem of refugees resettlement, creation of employment, and the removing poverty. In such circumstances, it was very challenging and establish democracy. Despite all hardship, country's leadership closed the path of democracy on 26 January 1950. Chose the path of democracy in the Constitution of India brought into a new force. Prior to the administration of country was controlled by the interim government, but after enforcement of constitution it was necessary to run the country by constitutionally elected government. For this reason, in January 1950, Election Commission of India was set up and the Sukumar Sen was appointed as the Election Commission. सो देखो बेटा, जो भी मैंने आपको ये पैराग्राफ पढ़ा तो ये मैं आपको बताऊं कि जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ तो जो अनएक्सपेक्टेड जो एक प्रॉब्लम थी वो क्रिएट हो गई पार्टीशन के बाद. और क्या हो गया कि रेफ्यूजीज का है ना, रेफ्यूजीज जो लाखों की संख्या में थे उनके रीसेटलमेंट की प्रॉब्लम आ गई. नंबर 2, हमने 26 जनवरी 1950 को हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब हमारा जो इंडिपेंडेंट जो अभी इंटरनल गवर्नमेंट चल रही थी है ना, एक जैसे कार्यवाहक बोल देते हैं, वो गवर्नमेंट जो चल रही थी उसने क्या सिलेक्ट किया कि हम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करेंगे और हमारा जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा. रिपब्लिक डे हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी को. तो इट मीन्स कि हमने अपने जो लॉज थे वो सारे रेडी कर लिए कि किस तरह से हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, किस तरह से हमारी जुडिशरी चलेगी, क्या क्या राइट्स होंगे जो है कॉन्स्टिट्यूशन. तो इट मीन्स हमने अपने लॉ जो है बना लिए. ठीक है. सो अब क्या था, अब जो हमने ये रेडी कर लिया तो अब इसको चलाने के लिए इलेक्शन की ज़रूरत थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हमको चाहिए थी. ठीक है. वी नीड अ इलेक्टेड गवर्नमेंट इफ वी फेथ इन अ कॉन्स्टिट्यूशन. सो अब क्या था कि एक नई वो आ गई कि हमें इलेक्शन कराने थे. इलेक्शन कराने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब ही होते हैं जब क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी, जो मैंने आपको बताया था 11th क्लास में भी पढ़ी है आपने, 9th क्लास के भी अंदर पढ़ी है, कि अगर ये जो डेमोक्रेसी का मेन फीचर होता है कि फ्री एंड फेयर जो इलेक्शंस हैं अगर कंट्री में होते हैं तभी आप कह सकते हो कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर है ना. तो इसके लिए क्या होता है कि उसमें एक जो इंस्टीट्यूशन होता है इलेक्शन कमीशन, वो क्या होती है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है. उसका मेन वर्क क्या होता है कि स्टेट्स में एज वेल एज सेंटर में क्या होता है, इलेक्शन को कंडक्ट कराना. वो एक बार जब अपॉइंट हो जाती है तो वो किसी के
अंडर में नहीं होती, जैसे कि जस्टिस जो होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के होते हैं, बस वो उस टाइम तक ही वर्क करती है। और आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन जो होता है, आपको मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट याद है कि जिसे हम बोलते हैं कि कहीं इलेक्शन की डेट जब डिक्लेयर हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि मतलब उस स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं गवर्नमेंट, तो क्या होता है कि वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में चले जाते हैं। इट मीन्स कि कोई नई जो अनाउंसमेंट होती हैं, नई जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, वो गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं कर सकती। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं बताना चाह रही हूँ कि व्हाट आर द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन, हाउ कैन दे कंडक्ट इलेक्शन फ्री एंड फेयर। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मान लिया कि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट है चल रही है और इलेक्शन होते हैं, तो जो जो रूलिंग पार्टी है वो तो फिर सब उससे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उससे उनसे डरेंगे। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम जो होते हैं वो सब क्या होते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी पार्टी के अंडर में, चाहे वो किसी की सरकार हो, उनके नहीं होते और वो सीधे इलेक्शन कमीशन के अंडर में चले जाते हैं। ठीक है, फॉर दिस रीजन द जनवरी 1950 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप। अब इलेक्शन कराने के लिए 1950 में क्या हुआ, एक इलेक्शन कमीशन बनाया गया। उसके जो हेड थे वो क्या थे, इलेक्शन कमिश्नर जो बने उस टाइम जो फर्स्ट थे वो क्या थे, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, ये भी आपका वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स के अंदर आपके कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसको अपने अंडरलाइन करते रहिए कॉपी में। ठीक है, नाउ द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट इलेक्शन डिड नॉट सरप्राइज एनीवन। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एक्सपेक्टेड टू विन दिस इलेक्शन। अब जो उसका रिजल्ट आया फर्स्ट इलेक्शन का, उससे कोई भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम तक सबको एक ही पार्टी से उम्मीद थी, कांग्रेस पार्टी। द कांग्रेस पार्टी हैड इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट। जवाहरलाल नेहरू and the leader in Indian politics, he led the Congress campaign and toured through the country. जवाहरलाल नेहरू उसके हेड थे कांग्रेस पार्टी के, और फ्रीडम मूवमेंट के अंदर जितने भी नेता थे वो सब कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, और अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में उन्होंने पूरे इंडिया का टूर किया, जिसकी वजह से उनको विन जो है मिली। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इमरजेंसी evolution ideology and the Communist Party of India. So yesterday we discussed that the second largest party winning only 16 seat, मतलब 16 सीट 16 सीटों के साथ सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी थी। कौन सी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो आप बताएंगे कि अब इसमें राइट अ शॉर्ट नोट इन इमरजेंस एंड एवोल्यूशन ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब उसकी थोड़ी आइडियोलॉजी आप बताइए। सो कम्युनिस्ट मतलब रशिया से स्टार्ट हुआ था कम्युनिस्ट, और मैंने आपको बताया था कि चाइना वाले जो है वो माओवादी होते हैं, और ये लेनिन एंड कार्ल मार्क्स को फॉलो करते हैं। तो इंडिया के अंदर दो पार्टी बनी थी। द कम्युनिस्ट पार्टी इमर्जेंस इन 1920 इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। बेटा जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था वो कब हुआ था, 1917 में, 1917 याद होगा आपको, तो वहाँ पर हुआ था। इट टूक इम्प्रेशन फ्रॉम द बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ रशिया। बोल्शेविक रशियन पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, इसके लीडर थे लेनिन, याद है, 9th क्लास में पहुंचिए थोड़ा सा। तो बोल्शेविक थे, मेंशेविक एंड बोल्शेविक। ठीक है, ही सपोर्ट सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब क्या होता है कि इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज प्राइमरली मॉडर्न, सेकुलर एंड ऑल्सो अथॉरिटेरियन। द कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेचर था वो कैसा था, मॉडर्न थी, नई चीज़ों में वो बिलीव करती थी, कंजर्वेटिव,
सेकुलर, किसी भी रिलीजन में उनका बिलीव नहीं था। द पार्टी ऑल्सो वॉन्टेड रेडिकल नेचर ऑफ कांग्रेस बट वेंट थ्रू द वायलेंस टू अचीव इट्स एम। क्या था कि वो रेडिकल नेचर के थे, बट कांग्रेस जो है वो वायलेंस के थ्रू ये अचीवमेंट नहीं चाहती थी। आफ्टर इंडिपेंडेंट द पार्टी थॉट दैट द ट्रांसफर ऑफ पावर in 1947 was not true independence and encouraged violence uprising in तेलंगाना। अब क्या था कि वो तो बेटा कांग्रेस से वो जो अलग हुई, मतलब ऑलमोस्ट और सारा कंट्री जो है वो किसके साथ था, कांग्रेस के साथ था। बट कम्युनिस्ट पार्टी जो चाहती थी वो क्या थी, रेडिकल तरीके से वो चाहती थी, खून खराब वायलेंस के साथ जो है इंडिपेंडेंस चाहती थी। और आपने पढ़ा है कि हम लोग नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, ठीक है। अगर कोई हम सच बात कह रहे हैं तो उसके लिए हमें जब बेटा मेरी बात में दम है, मैं अपनी सही बात को रख रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे किसी का मर्डर करने की, किसी को चोट पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी वो क्या थी, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस की, ठीक है। क्योंकि उनका मानना था कि अगर आप ट्रूथ के साथ हो, अगर आपकी बात में सच्चाई है, तो सामने वाला बात आपकी मानेगा ही, उसके लिए आपको फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए ये थी। और फिर उन लोगों का मानना था, कम्युनिस्ट पार्टी जो इंडिया के जो कम्युनिस्ट लोग थे, कि जो ये 1947 में जो इंडिपेंडेंस मिली है, ये क्या है, ये सच्ची आज़ादी नहीं है। और इसके लिए उन्होंने तेलंगाना में क्या कर दिया, दंगे फसाद और वायलेंस शुरू कर दी। द कम्युनिस्ट पार्टी फेल टू जनरेट पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर पोजीशन एंड वर क्रस्ड बाय द आर्म्ड फोर्स। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो फेल हो गई क्योंकि लोगों को उनका सहयोग नहीं मिला, और फिर जो इंडियन आर्म फोर्स थी उनके सपोर्ट से उन्हें दबा दिया गया। दिस फोर्स दैम रीथिंक देयर पोजीशन। इस दबाव इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने से दोबारा से अपने बारे में सोचने को मजबूर कर दिया। In 1951, Communist Party abandoned the path of violence revolution and decided to participate in the approaching general election. The principles of the party were followed. It worked for proportional representation in the government. The party followed communist ideology in various policies, in emphasis the control over electronic mass media by the announcement body of cooperation. The important leaders CPI A.K. Gopalan, S.A. Dhang, EMS नंबोद्रीपाल, PC जोशी, अजय घोष एक्सेट्रा। तो बेटा इंडिया के अंदर जो है अब इन्होंने क्या करा, अपना 1951 में उन्होंने अपनी पार्टी को इस्टेब्लिश किया। और उस पार्टी के क्या थे बेसिक प्रिंसिपल, कि उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में वो बिलीव करते थे। समझ गए, प्रोपोर्शनल का मतलब 11th क्लास के अंदर मैंने बताया था कि जितने % वोट गेटिंग है, जैसे हम लोग का राज्यसभा का चुनाव होता है कि भाई जितने % वोट मिले उसके अकॉर्डिंग उन्हें सीट मिलनी चाहिए, ठीक है। इट वर्क फॉर ये पार्टी फॉलोड द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इन वेरियस पॉलिसीज। और ये जो पार्टी थी ये क्या करती थी, अपनी जो है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को डिफरेंट पॉलिसीज में फेस करती थी। अब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है कि एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, नॉट फेवर इन फंडामेंटल राइट्स एंड द सेक्युलरिज्म and as well as everything is controlled by government, ठीक है। the emphasis the control over electronic mass media and autonomous body of corporate। उनका जो ज़्यादातर जो मोटिव होता था, प्रभावित करते थे वो इलेक्ट्रॉनिक मास मीडिया को। एंड और इसके जो मेन लीडर थे बेटा, ये आप लोग याद कर लेना, A.K. गोपालन, S.A. डंग, EMS नंबूद्रीपाल, PC जोशी, अजय घोष एक्सेट्रा। तो ये आपका शॉर्ट नोट हो जाता है किसके ऊपर, आपका
कम्युनिस्ट पार्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओरिजिन ऑफ एम एंड द सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है कि सोशलिस्ट पार्टी के ऊपर आप एक शॉर्ट नोट लिखिए। बेटा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको पढ़ लेंगे आप समय। द फाउंडर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज आचार्य नरेंद्र देव। एट आफ्टर 1955 इट केम टू नोन सोशलिस्ट पार्टी। बेटा एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगी कि नॉर्थ ईस्ट आप समझ गए, बंगाल, अरुणाचल, उधर का आप मैप माइंड में लाइए। बंगाल से और जो आप अरुणाचल की तरफ जाएंगे उन स्टेट्स के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। ठीक है, इधर हमारे नॉर्थ में इधर यूपी बिहार, इधर हरियाणा, पंजाब या पे मध्य प्रदेश, वहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका वो नहीं था। द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज आचार्य नरेंद्र देव एंड आफ्टर 1955 ही केम टू नो सोशलिस्ट पार्टी। They believe in the ideology of democratic socialism in a distinguished from Congress and the communist both। ठीक है, वो क्या था कि वो बिलीव करते थे कि इसमें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बिलीव करते थे। हैं टू बी, ये क्या था, ये दोनों किसे अलग थी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच की जो है इसकी आइडियोलॉजी थी। इट क्रिटिसाइज कांग्रेस फॉर इग्नोरिंग द वर्कर्स एंड पीजेंट। अब क्योंकि बेटा हर चीज़ पर ध्यान दिया, मैंने कल आपसे डिस्कस किया क्या, कांग्रेस के संग तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, वर्कर्स भी थे, पीजेंट्स भी थे, और वो सबको साथ लेकर मतलब चलने का कोशिश कर रही थी, है ना। 10th क्लास में भी हमने पढ़ा ना, प्लांटेशन वर्कर भी थे उनके संग, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, है ना। टाटा, रविंद्र द्वारका प्रसाद ठाकुर, ये सब जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम, अच्छा एजुकेटेड पर्सन भी थे सब। तो उसके बाद बट क्या था, ये लोग इनका ये कहना था जो सोशलिस्ट पार्टी के या ये क्रिटिसाइज कांग्रेस की तो इस बिहाफ पे करते थे। और फिर हमने आफ्टर इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमें अपनी इंडस्ट्री को भी डेवलप करना था, अगर हमें इंडिपेंडेंट अपने आप को हमें अगर सेल्फ डिपेंड बनाना था, अगर इंडस्ट्री हम लोग डेवलप नहीं करते तो क्या होता, हम लोग टेक्नोलॉजी की उसमें पीछे रह जाते। ठीक है, तो हम लोगों ने इंडस्ट्रियलिस्ट का भी ध्यान रखा एज वेल एज पीजेंट्स का भी लेके चले, क्योंकि अगर आप देखोगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स में क्या था कि हमने सबसे पहले एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, और पहले पंजाब को अपने को ग्रो करने के लिए भाखड़ा नगल डैम बनाया, और जिससे कि पूरे पंजाब में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ गई, क्योंकि जब डैम बना तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, तो जिससे वहाँ इंडस्ट्री भी डेवलप हुई, एग्रीकल्चर भी हुई, और बहुत सारे जो है पिकनिक स्पॉट डेवलप होने से वहाँ पर टूरिज्म को भी प्रमोशन मिली। तो क्या है इसलिए तो, लेकिन ये लोग क्या कहते थे कि ये लोग कैपिटलिस्ट को जो प्रमोट करते हैं और इनका जो ध्यान है वो वर्कर्स और पीजेंट के ऊपर नहीं है, ऐसा ये लोग ब्लेम करते थे। ये कहते थे कि ये इग्नोर करते हैं किनको, वर्कर्स और पीजेंट को। कौन, सोशलिस्ट पार्टी। एज वेल एज it became different for the socialist party to prove itself effective alternative to Congress, because Congress party declared its goal to socialist partition and social society in 1955. Some of its leader was Ram Manohar Lohia, Ashok Mehta, जयप्रकाश नारायण एक्सेट्रा। अब इसमें से बच्चों क्या हुआ, कांग्रेस में से कुछ लोग जो है उन्होंने अपनी अलग पार्टी जो है वो बनाई 1955 में, जिसमें राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, ये लोग जो है ये इसके मेन लीडर थे। तो ठीक है, ये तो आपको सिर्फ एक बार रीड करना है, और रीडिंग के बाद जो है बेटा आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से है। अब है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, describe the role of E.V. Ramaswamy Pariyar in the David Movement Foundation, Kanjangam
why did DK get split into a politics DMK? The Dravid movement led the foundation of Dravid Kanjagam under the leadership of Tamil social reformer E.V. Ramaswamy Periyar, organized as strongly opposed of Brahmins' dominance of the and religion pride against the political, economic, and cultural dominance of the North. Uh, Initially, the Dravid movement spoke it term whole South India. अब क्या था यहाँ पर एक ये जो है डीएमके ना इन्होंने इनकी लीडरशिप में तमिलनाडु के अंदर एक सोशल रिफॉर्मर थे ईवी रामास्वामी परियार। ये आपको याद होगा, आपको हमने एक एक्टिविटी भी कराई थी कि सोशल रिफॉर्मर्स थे ये ज्योतिबा फुले, है ना। और ये साउथ के थे और इनका ये कहना था कि जो ब्राह्मण्स हैं उनके अपोज में इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। इनका ये कहना था कि इकोनॉमिकली पॉलिटिकली जो क्या है ये लोग जो है डोमिनेट करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स को। द DK स्प्लिट द पॉलिटिकल लेजेसी इन द मूवमेंट ट्रांसफर द्रविड़ ड्यू टू द फॉलोइंग। इट डिमांडेड द restoration of organizing Kalekudi railway station, which had renamed Dalmaipuram after the industrial house from the north. अब एक रेलवे स्टेशन के नाम पर नाम को चेंज करने के लिए इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। सेकेंडली, एजिटेशन वाज गिविंग तमिल कल्चर हिस्ट्री ग्रेटर इम्पोर्टेंस इन अ स्कूल कैरिकुलम। दूसरा इनकी डिमांड थी कि तमिल जो कल्चर है उसकी हिस्ट्री को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए स्कूल एजुकेशन के अंदर। द थर्ड एजिटेशन वाज अगेंस्ट द क्राफ्ट एजुकेशन स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विच इज linked in the ब्राह्मिकल सोशल आउटलुक। दूसरा उनका ये मानना था कि एजुकेशन जो स्कीम है वो इस तरह से क्राफ्ट की गई है जिसमें ब्राह्मणों की सुपरमेसी जो है वो उसमें डिस्क्राइब होती है, जिसकी वजह से उसे दोबारा से उसको सिलेबस रीशेड्यूल होना चाहिए। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट वन बार मैंने आपको इसको डिस्क्राइब कर दिया है। What were the reason for dominance of one party system of India? बेटा अब यह है कि क्या रीज़न रहे कि एक ही पार्टी की डोमिनेंस चली फर्स्ट 3 इलेक्शन में, इट मीन्स 15 साल तक इंडिपेंडेंस के बाद। द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस इन इंडिया वॉज ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। कांग्रेस वॉज आइडेंटिफाई विद द फ्रीडम स्ट्रगल एंड बिल्डिंग नेशन यूनिटी एंड सॉलिडिटी। कांग्रेस की जो पहचान थी वो फ्रीडम स्ट्रगल से ही बन गई थी और ऐसा माना जाता था कि देश की एकता और अखंडता के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? कांग्रेस पार्टी एक लैंडमार्क जो है वो बन चुकी थी। ठीक है, कांग्रेस वॉज एसोसिएट विद द महात्मा गांधीज नेम। कांग्रेस के साथ महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था जिनको लोग बहुत सम्मान करते थे और वो हमारे फादर ऑफ नेशन थे। इट हैड अ ब्रॉड बेस्ड मैनिफेस्टो टू इंक्लूड द वेरियस सेक्शन एंड सोसाइटी। अभी मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के साथ समाज का हर वर्ग था, उस टाइम की बात कर रही हूँ। उसमें दलित भी थे, मजदूर भी थे, मुस्लिम भी थे, कुछ मुस्लिम को छोड़कर, मुस्लिम लीग के फॉलोअर को छोड़कर, और आपके क्या कहते हैं प्लांटेशन वर्कर भी थे, पीजेंट्स भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, एजुकेटेड पर्सन भी थे। मोस्टली स्टार्टिंग में एजुकेटेड पर्सन ने इन्हें ज्वाइन किया था। एंड ईच एंड एवरी इंडियन इट फॉलो, जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो था उसमें सोसाइटी के हर पर्सन को उम्मीदें नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से वो क्या थे, वो कांग्रेस पार्टी को इतनी जो है पॉपुलैरिटी जो है मिल रही थी। कांग्रेस वर द पॉपुलर अपील इन द करिमेटिक लीडर
लीडर ऑफ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी एक्सेट्रा। कांग्रेस के पास बहुत ज़्यादा अपीलिंग फेस थे, जो जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी एक्सेट्रा। कांग्रेस फोकस्ड ऑन बिल्डिंग रोल ऑफ पार्टी। कांग्रेस ने अपनी पार्टी को बनाने में फोकस किया, उसका रोल क्या होना चाहिए। Last question, how the method of voting changed in the first general election 1952, the general election 2004. In the first general election, a box was placed inside the polling booth, each candidate with election symbol of the candidate. Each voter has given ballot paper and dropped into a box they wanted to vote for. After the first two elections, the method was changed. No ballot paper carried the name of symbol of the candidate, and voters had stamp on the candidate they want to vote. Whether 2004 electronic machine and introduced, voter had pressed the button according to choice. And ठीक है बेटा, पहले जो होता है बैलेट पेपर के ऊपर होता था, उसमें पहले जिसको वो वोट देना चाहते थे खाली उसी की स्लिप लेके अंदर जाते थे। बट फिर क्या हुआ, एक पूरी स्लिप मिल जाती थी जिससे सीक्रेट वोटिंग हो, और उसके ऊपर वो स्टैंप लगा देते थे। बट अब क्या है, ईवीएम मशीन है जिस पर आप जाओगे और पूरा वो एक होता है आपके ऊपर जैसे कंप्यूटराइज, और जिस उसके आगे आप जाके सिर्फ आपको वो करना होता है। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आई explain you all type of question answer of this question. Please try to understand this chapter. If you have any query, please contact me 4 to 5. Have a nice day.